देखिए और नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई से इसको नोट किया जाता है। डिनोट किससे करते हैं, फाई से। थ्रो एनी सरफेस, कोई सरफेस एरिया है हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, इज मेजर बाय द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस। यानी कि अगर कोई सरफेस एरिया है, मान लीजिए ये सरफेस एरिया है, इसमें जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया यानी कि मूव कर रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस एरिया में से। कोई भी सरफेस एरिया हो सकता है, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये सरफेस एरिया ये ले रखा है मैंने घेरा, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ये निकल रही है, इससे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है। तो ये कितनी निकल रही है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में के कितनी ज़्यादा इसमें से निकल रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो सरफेस रखा हुआ है, जैसे ये रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड बी था, इसमें ये सरफेस रखा हुआ है, मेजर बाय टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो मूव कर रही हैं कि जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्रॉसिंग द सरफेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस को क्रॉस कर रही हैं उतना क्या होगा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली इसकी जो वैल्यू आएगी फॉर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम लेके चलते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो बी है ये क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। तो क्रॉसिंग द प्लेन एरिया, एरिया का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए जो एरिया हमारा ये एरिया क्या है, ए है। जो ये एरिया सारा एरिया क्या है, ए। एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। देखिए ये एंगल जो है, ये जो एरिया हम स्मॉल एरिया की बात हम स्टार्टिंग में यहाँ भी कर रहे हैं, वे डी एरिया, टोटल एरिया क्या है, ए। अब इसका क्या है यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप। जो यूनिट वेक्टर है वो यानी कि क्या होता है, एरिया की क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। जैसे ये ए के क्या होगा, नॉर्मल। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये एरिया के नॉर्मल हो गया यूनिट वेक्टर एन कैप। तो इनके बीच में एंगल क्या है, ये थीटा है। तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई बराबर होता है बी डॉट ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की और जो एरिया वेक्टर है उसकी दोनों की क्या है, प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं जैसे बी ए कोस थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, पाई बराबर है बी ए कोस थीटा। थीटा स्मॉल एंगल है बी और ए के बीच में, दैट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एरिया मेक विद द बी। सरफेस एरिया के क्या है, ये नॉर्मल है, और ये एंगल के साथ बना रहा है बी के साथ। नॉर्मल किसके है, सरफेस एरिया के साथ नॉर्मल है, बी के साथ नॉर्मल नहीं है, जो एन कैप है। ठीक है, तो हेयर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड बाहर की तरफ डायरेक्शन कर रखी है इसकी। इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इंक्लूड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो उस केस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। अगर करो के केस में लेके चलें, बे जो एरिया मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग वैल्यू है, तो उसके केस में फिर हम निकालेंगे तो ये रिजल्ट कैसे आएगा, देखिए। तो फाई उसी केस में फिर पहले मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड B1 है, एरिया क्या है DA1, दूसरे फिर B2 है, उसका एरिया क्या है DA2, इसी तरह से B3 आएगा DA3। तो नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब आएंगे और सभी को हम जोड़ेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब लिखते हैं तो भाई आल के लिए समेशन आल मतलब सारे के सारे जगह पहले आ मतलब आई एक से लेके एन तक के जितने भी हैं, आई बराबर एक से लेके डी आई। अब ये हम देखें समेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटीग्रेशन से, मतलब कि स्मॉल पोर्शन का है ये, पूरे का निकालेंगे तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए आ जाएगा। आल स्टैंड फॉर समेशन ओवर ऑल द एलिमेंट डी आई। कंपेयर सरफेस बी आई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। द इंटीग्रेशन ओवर द इंटीरियर सरफेस, इसके सारे के ऊपर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं सारे सरफेस एरिया टोटल एरिया का निकालने के लिए। अब आते हैं इसके स्पेशल केस। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज टचिंग द सरफेस,
देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ये भी जा रही है। अब ये जो एरिया है उसका एरिया और एरिया का सरफेस इसी दिशा में, इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इसका जो नॉर्मल है एक्टर मतलब सरफेस एरिया का, वो सरफेस एरिया के साथ क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है फिर। तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। हालांकि जो सरफेस एरिया है वो किसके साथ टच कर रहा है, वो किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ टच कर रहा है, लेकिन उसके साथ फिर उसका नॉर्मल क्या होता है, उसके 90 डिग्री पे होता है सरफेस एरिया के। तो मतलब सरफेस एरिया का जो यूनिट वेक्टर एन कैप है और उसके बीच में और बी के बीच में फिर एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो फिर फाई क्या आ जाएगी बी ए कोस 90, और कोस 90 क्या होता है 0। तो फाई क्या हो गया 0। इस केस में यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि जब वो उसके सरफेस के साथ टच करके उसके साथ एंगल यानी कि 0 बना रही है, और नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो गया फिर उसके साथ 90 डिग्री हो गया। दूसरा केस, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये 90 डिग्री पे बना रही है मैग्नेटिक, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन जा रही है, ये जो एरिया है वो इसके साथ 90 डिग्री पे है, लेकिन इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा 0 में। अब ये जो एरिया था वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो इसके साथ क्या होता है 90 डिग्री पे होता है, तो वो इस तरफ चला गया। फिर अब इसका मतलब बी के बीच में और एन कैफ के बीच में एंगल क्या हो गया भाई 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा cos 0 1। तो यानी कि उस केस में फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फाई की, उस केस में क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई बी निकाल सकते हैं। बी क्या आ जाएगा फाई बटे में ए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है किसके बराबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। लेकिन किस केस में, जब उसका एरिया का एंगल जो सरफेस एरिया है उसका एंगल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का होता है, तो उसके यूनिट वेक्टर का एंगल क्या होता है 0। तो देखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो ये बी फाई बटे ए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर इसका नाम ये कर देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि बी बराबर है फाई बटे में ए के बराबर होता है ये। तो अगर एन टर्न है, मान लीजिए कोई कोयल है जिसका जो एरिया में लेके चल रहे हैं, उसके टर्न कितने हैं एन है, और एन टर्न में ही चलती हैं भाई, कितने किसी के 5 टर्न है 10 टर्न है, कितने भी टर्न हो सकते हैं। तो फिर फाई क्या आ जाएगी फिर एन लग जाएगा साथ में भाई, एक टर्न था तो बी डॉट ए था, एन है तो एन बाहर लग जाएगा एन बी ए कोस थीटा। इसके बाद आते हैं इसके यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर साइंटिस्ट का नाम है, उनको सम्मानित करने के लिए इसके यूनिट रखे हुए हैं वेबर्स, WB से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वेबर इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एरिया, एरिया कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, नॉर्मल टू यूनिफॉर्म, और एरिया कितना है क्या है नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो 1 टेस्ला, तो उस केस में यानी कि 1 वेबर, क्योंकि ये क्या था फाई क्या आ जाएगा 1 वेबर, और बी की जगह कितना क्या लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, और एरिया क्या लिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 वेबर के बराबर हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स। CGS में फाई किसके बराबर रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सवेल में, और 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है, यानी कि छोटा यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, जैसे बी डॉट ए है, और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसका मतलब क्या है ये स्केलर है, तो इसका मतलब यानी कि फाई क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आता है इसका डायमेंशनल फार्मूला फाई, फार्मूला हमारा फाई का क्या था बी ए कोस थीटा। एफ हम पिछले ही यूनिट में पढ़ के आए हैं थर्ड में, यानी कि एफ क्या होता था बी क्या मैग्नेटिक फील्ड था, क्यू चार था, बी वेलोसिटी थी ये थी, तो बी क्या आता था फिर एफ बटे क्यू हुई, और बी की जगह इसको इसमें रख दीजिए एफ बटे क्यू हुई। कोस थीटा के कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, इनका फोर्स का क्या होता है m1 L1 T-2, एरिया का क्या हो गया L की 2, चार्ज क्या होता है भाई एम्पियर, देख क्या होगा तो क्या ए से एम्पियर, और साथ में क्या है टी से टाइम के लिए,
तो इसी तरह से फिर एल, इधर ये एल टी माइनस वन यानी कि वेलोसिटी का है। अब देखिए यहाँ पे जो कैंसिल होता है वो कैंसिल हो जाएगा। एम ऐसे कैसा है, एल की कितनी, एक ये है और दो ये हैं, तीन होगी, एक नीचे है तो ऊपर कितनी बचेगी, दो बच गई। टी की माइनस दो ये है, इस टी से इस टी ये कैंसिल हो गया तो टी की माइनस दो ये। अब ए नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए माइनस वन। इसका क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला। ए स्टैंड फॉर एम्पियर, एम्पियर के लिए है ए, एरिया के लिए नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला में ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट है, करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। देखिए इसका मतलब ये जो हमारा एम एल टू टी माइनस टू, ये जो हमारा इसका इतना पोर्शन होता है ये एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, वेबर किसके बराबर हो जाएगा, फिर एनर्जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, जूल, और ए के लिए क्या यूज कर लिया, एम्पियर। तो मतलब जूल बटे में एम्पियर। एम्पियर की बात अगर हम करें तो क्या होता है, चार्ज पर सेकंड, तो यानी कि कूलम्स पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, जूल्स सेकंड बटे में कूलम्स। ये किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, जूल कूलम्स, तो यानी कि वोल्ट सेकंड। ये भी इसके क्या हो सकते हैं, यूनिट हैं। एक्सप्लेन किए हुए यूनिट हमारे नॉर्मली ऐसा यूनिट हम इसके क्या लिखते हैं, वेबर, और जीजेस क्या लेके चलते हैं, मैक्सवेल्स। लेकिन ये भी इसी के रिलेशन से हमने निकाले हैं, ये भी इसके क्या होते हैं, वोल्ट सेकंड भी इसी का क्या होगा, यूनिट होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।